नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। वैसे तो नीतीश बाबू यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की जो राजनीतिक हैसियत है, जो राजनीतिक कर्तव्य वो करते हैं, उससे हर कोई वाकिफ है। वो जिस तरह की राजनीति करते हैं वो अपने आप में एक अनोखी है। उनके साथी बदल जाते हैं लेकिन वो तब भी उस कुर्सी पर बैठते हैं जिसकी चाहत हर किसी ने पाली हुई है। लेकिन इन दिनों उनके अंदाज, उनकी जुबान कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। हर कोई पूछ रहा है आखिरकार नीतीश बाबू को हुआ क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ही एक सधी हुई भाषा बोलने वाले, एक सधी हुई राजनीति करने वाले नेताओं के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन इतने साल की राजनीति और इतना एक्सपीरियंस, उसके बाद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि सवालों के घेरे में है। तो फिर बात क्या है, आखिरकार ये अंदाज क्यों बदल गया है नीतीश कुमार का, क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वाइसपीकर हमारे साथ है। संजीव जी, नीतीश कुमार को क्या हुआ है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्हें क्या होना है। लेकिन उनकी भाषा शैली आजकल कुछ इस तरह की हो गई है जो ना सिर्फ उनको, क्योंकि वो एक अलायंस जो कि 24 के लिए बन रहा है, उसके लिए भी तकलीफ दे हो सकता है। अगर पिछले 2 दिनों की उनकी बातों को ध्यान में रखें तो बिल्कुल यही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस व्यक्ति को आज हम लोग देख रहे हैं, ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिसके दम पर इंडिया गठबंधन के गठन की बात सोची गई थी। बिल्कुल, शुरुआत उन्होंने की और वहां से जबकि वो बिहार में एक उम्मीद बनकर 2005 में गए थे, और अब जबकि 2023 में जिस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि एक डाउनफॉल है एक बहुत ही बढ़िया नेता का। और भारतीय राजनीति में ऐसे कम नेता है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस न लगे हों। बिल्कुल साफ सुथरी छवि के नीतीश कुमार उसमें से एक है। और वो तब जबकि वो 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। बीच की छोटी सी अवधि छोड़ दीजिए जिसमें मांझी जी थे, तो 18 साल से हैं वो। उसके पहले मुझे याद है अटल जी की सरकार में वो रेल मंत्री रहे, उसके पहले कृषि मंत्री भी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, और सन 85 में वो पहली दफा विधायक बने थे, सन 85 1985। और छात्र नेता काफी दिनों से वो पटना यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। और जो एक ट्रैपिंग्स होती हैं, जो एक छलावा होता है राजनीति में, जहां लोग जाकर फंसते हैं, परिवार, भ्रष्टाचार, इन सब से अपने आप को उन्होंने अलग रखा था। लेकिन ये सब था हो गया। और वर्तमान जो है, वर्तमान तो सड़क छाप हो गया। अब इसकी क्या वजह है, इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो डिक्लाइन है, डाउनफॉल है, ये जो स्लाइड है, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है हिमांशु कि कोई एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का नेता है, उसे खड़ा किया जाए तो वो टक्कर दे सकता है। अब से ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कही जाती थी। बिल्कुल। लेकिन आज जिस मुकाम पर आकर नीतीश बाबू खड़े हो गए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि अब कोई उनके बारे में इस तरह से कहे। लेकिन मुझे वो कहावत याद आ रही है कि छवि बनाने में सालों निकल जाते हैं, दशकों निकल जाते हैं, लेकिन उस छवि को धूमिल होने में सेकंड नहीं लगते। तो ऐसा ही कुछ हुआ है नीतीश बाबू के साथ। पहले हाँ। महिलाओं पर टिप्पणी, लड़कियों को वो सेक्स का ज्ञान दे रहे थे। अभी उन्होंने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर बातें कही सदन के अंदर, तो तमाम चीजें हैं जो उनके लहजे को जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। देखिए, मैं आपको ले चलता हूं 90 के दशक में। और 90 के दशक में बिहार की जो राजनीति है और जिससे पूरा देश वाकिफ था, वो लालू के आसपास घूमा करती थी।
लालू जी का अपना एक राजनीतिक चरित्र था, जिसमें कि उन्होंने अपने बेबाक और मसखरे वाले अंदाज में राजनीति को साध लिया और पिछड़ों की आवाज वो बन गए। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं था, उन्हें शिक्षा दीक्षा, रोजगार, महंगाई, ये सब उनके लिए सेकेंडरी मुद्दे थे। उनका जो प्राइमरी मुद्दा था वो था कि उन्होंने पिछड़ों को आवाज दी। पिछड़ों को आवाज उनके जरिए मिला और ये यकीनन हुआ। जिस तरह से पिछड़ी आबादी आगे बढ़कर सामने आई और उसने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया, उसने लालू की राजनीति को जिंदा रखा और ये लालू के दौरान हुआ। जाहिर है कि उन्हें रोजगार और महंगाई और ये सब की चिंता करने की कभी जरूरत होती नहीं थी। दुर्भाग्य से उनकी और उनकी पार्टी का कार्यकाल 15 सालों का रहा, तो इस कारण से बिहार स्लाइड करता चला गया और वो जो स्लाइड है आर्थिक दृष्टि से आज जहां बिहार खड़ा है उसमें उस 15 साल का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसी दौर में एक नेता थे नीतीश कुमार, जो अपने गांभीर्य के लिए, अपने सारगर्भित बातों के लिए और लालू से उल्टी छवि रखने के लिए जाने जाते थे। नीतीश कुमार कहीं भी लालू के मैच नहीं थे। लालू अचानक से जब 1989 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 90 के दशक में मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में वो छा जाते हैं, तो वो उस सबसे बड़ी यादव आबादी के नेता हैं जो कि आज की तारीख में भी मौजूदा सर्वे के अनुसार सबसे बड़ी जाति है बिहार में। उसके साथ उन्होंने एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन भी बनाया और माई जो कहलाया, MY मुस्लिम और यादव, वो मिलकर के 27-28% हो गया। और जब तक भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लें कि प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय पटल पर आविर्भाव नहीं हुआ, 30% में लोग सरकारें बना रहे थे हमारे देश में। और उन्होंने बहुत मास्टरी से यह हासिल कर लिया था। उनकी उस मस्खरी में गणित था, बाद में लोगों को समझ में आया। वो उनका एक आर्ट था, अपने मंच से अपने समर्थकों को डपट देना और फिर भी उनका वोट ले लेना, डपटने के साथ अगले ही मिनट उन्हें हंसा देना। ये सब लालू यादव की राजनीति की कहेंगे मोहरे हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, वो बड़े बड़े नेताओं को भी कुछ इसी तरह से डपट दिया करते थे और बाद में उन्हें मना लिया करते थे। अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी ममता बनर्जी के साथ कि आपने रेल मांगा था, नहीं मांगा था, और फिर वो बड़े ही मस्खरी वाले अंदाज में उस वीडियो वो खत्म हो रही है कि किस तरह से हर कोई हंस रहा है। उन्होंने बड़े गंभीर तरीके से अपनी बात को रखा भी। ममता बनर्जी को बहुत संघर्ष करती है। और आप इनको रेल नहीं दिया तो उन्होंने कहा नहीं मांगा था, तो बोला नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। तो वो मतलब उनका अंदाज अलग। नीतीश कुमार अलग थे। नीतीश कुमार कभी भी पॉलिटिकली उतने वजनी नहीं थे, पर वो एक गंभीर नेता के रूप में उनका उदय हो रहा था, जो लालू से अलग लाइन रखता था। जनता दल में सब करीब करीब एक साथ हुआ करते थे, चाहे वो लालू हो, रामविलास पासवान हो, जो इन सबों में सबसे सीनियर थे, और नीतीश हो, क्योंकि रामविलास पासवान 69 में ही MLA बन गए थे, 1969 में। लालू 1977 में MP बने, तब रामविलास पासवान भी MP बने, और नीतीश कुमार 1985 में पहली बार MLA बने। तो काफी अंतर है। वो सबसे सीनियर हुआ करते थे और इस कारण से राष्ट्रीय राजनीति में वो सबसे ज्यादा रहे। तो OBC नेताओं में ये तीनों नेता अपने आप में बिहार के ऐसे चेहरे थे जिनको देश जानता था। दलित नेता के तौर पर रामविलास पासवान को उत्तर से दक्षिण तक लोग पहचानते थे। लालू यादव को भाई सामाजिक क्रांति लाने वाले यादव नेता के तौर पर अच्छी पहचान उनकी थी पूरे देश में। और नीतीश कुमार इस तिकड़ी में सबसे पीछे थे, लेकिन अटल जी के दौर में उनको वो पहचान मिली और वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो इस कारण से, और उस दौर में जब आरक्षण वगैरह नहीं हुआ करता था, तब वो इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वो नौकरी करना चाहते थे। किसी मित्र ने उनको नौकरी नहीं करने दिया, उनका फॉर्म फिलअप किया था नौकरी के लिए, बिहार सरकार में फाड़ दिया था। वो कहानी भी सुनने को मिलती है और वो राजनीति में आए। और
मुझे याद है जब वो कृषि मंत्री थे तब से मैं उनको देख रहा हूँ, और रेल मंत्री बाद में हुए। रेल मंत्री होना एक दौर में बड़ा माना जाता था। रेल का अलग से बजट निकलता था, बजट बताइए। होता था, क्योंकि अलग से कोई बजट पेश होता था तो वो रेल बजट होता था। और बिहार के लोगों को रेल से बड़ा प्रेम हुआ करता था। मैं देखता था कि कोई भी नेता, इन तीनों का हमने नाम लिया, ये तीनों रेल मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो लालू जी हो, पासवान जी हो, या ममता फिर जी। नीतीश जी हो। हाँ, और नीतीश उसके जी। पहले जगजीवन राम भी रह लिए थे, हाँ। और भी कई नेता, ललित नारायण मिश्रा भी रह लिए थे। तो रेल को लेकर के बिहार वाले, क्योंकि उसमें नौकरी देने की संभावनाएं ज्यादा होती थी संभवतः, तो उस वक्त ये तो एक स्कैम भी है। वो भी है। 2004 में ऐसा हुआ मानसी कि अटल जी की सरकार चली गई, सांसदी जीत करके नीतीश कुमार आए, पर नीतीश कुमार की छवि थोड़ी सी उस वक्त धूमिल हुई। वजह ये थी कि जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार समता पार्टी से थे, जो कि सहयोगी थी बीजेपी की। और जॉर्ज फर्नांडिस पुराने नेता, नालंदा की सीट से उन्हें लड़ाया गया था, उसके पहले वाले चुनाव में वो जीते थे। वो मानकर चल रहे थे कि इस बार भी मिलेगा, लेकिन उन्हें वो सीट नहीं दी, नीतीश कुमार ने खुद ले ली। नालंदा के हैं वो, और 2 जगहों से उन्होंने कंटेस्ट किया। एक जगह से वो हार गए, बाढ़ संसदीय क्षेत्र से, और नालंदा से वो जीते और वो चले आए। तो उस वक्त थोड़ा मन मलिन लोगों का हुआ कि समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से कई बार जीते, वो क्रिश्चियन थे, लेकिन बिहार में अपनी विचारधारा के दम पर चुनाव जीते थे। और बिहार में कुछ इस तरह से रहा है कि कई बार वो दूसरे जगहों के नेताओं को जिता के भेजता है। कोई क्रिश्चियन बिहार से जीते कोई कल्पना नहीं कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक मैंगलोर का नेता कन्नडिगा, वो आके बिहार से, जॉर्ज मधुलिमिया बिहार से जीते थे, जो कि महाराष्ट्र के थे। तो इस तरह से एक छवि धूमिल हुई। लेकिन यहाँ जब दिल्ली में आए तो 2005 के बिहार के चुनाव सामने आ गए। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव का शासन चल रहा था। वो खुद जेल चले गए तो पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने सीएम बना दिया था। तो उस वक्त राबड़ी देवी थी, और उनके कॉन्ट्रास्ट में भारतीय जनता पार्टी, जो कि बड़ी दल थी, बावजूद इसके नीतीश कुमार को उन्होंने चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाकर 2005 में यहां से भेजा अटल बिहारी वाजपेयी ने, और एक नारा गढ़ कर दिया, नया बिहार नीतीश कुमार। और इन 4 शब्दों ने वो कमाल दिखाया। 2005 में 15 साल की सत्ता पलट गई, रोटी पलट गई, और 2005 में नीतीश कुमार आए। और 2005 से 2010 तक में उनके काम को पूरे देश ने सराहा। नीतीश कुमार बन गए कि 2010 में फिर से चुनाव, फिर से मैंडेट। 2015 आते आते मोदी जी का आविर्भाव हो जाता है राष्ट्रीय पटल पर, और वहां से वो जीटरी फील करने लगे। फिर उन्होंने प्रशांत किशोर को हायर किया, लालू से मिल गए। अब देखिए, जिसके खिलाफ राजनीति किया उन्होंने 2005 से 2015 तक, और उस मैंडेट को कैरी किया, जो 4 शब्दों में आया था, नया बिहार नीतीश कुमार। नया बिहार किसके खिलाफ बनाना था? लालू के खिलाफ बनाना था। 2005 से 2015 वो भले ही बैकवर्ड कम्युनिटी से आते थे, लेकिन वहां सवर्णों का भी वोट जो है भर भर के जनता दल यूनाइटेड उस वक्त तक बन चुकी थी, समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कॉम्बिनेशन को मिलता रहा। सब लोगों ने वोट दिया, मुस्लिम्स भी वोट देते थे नीतीश कुमार को, बावजूद उसके कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उस मैंडेट को पहली बार उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, क्योंकि मोदी जी यहां आ गए। और उन्हें ऐसा लगा, पता नहीं क्या है, कि मोदी जी में उन्होंने एक कंपटीशन देखा होगा। उन्हें लगने लगा था कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और वो स्थिति खत्म हो गई। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव रास्ता चुना। उसी प्रशांत किशोर को उन्होंने हायर किया, जिन्होंने मोदी जी के लिए कैंपेन किया था, कैंपेन इंचार्ज थे वो, और स्ट्रैटेजी बनाई थी। और बिहार में 2015 में लालू और नीतीश मिल गए, और फिर वो बनाया गया लाइन कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और फिर वो चुनाव भी जीता गया। और इस तरह से फ्लिप फ्लॉप भी हुआ,
फिर 2000 लालू को छोड़ के बीजेपी की तरफ आना, फिर बीजेपी की तरफ से फिर लालू की तरफ चले जाना, और पलटू कुमार आज जो सबसे प्रिय हैं और हर बार डिफेंड कर रहे हैं नीतीश जी को, तेजस्वी यादव, उन्हीं का दिया हुआ ये नाम है पलटू चाचा। और पलटू बन गए। पर यहाँ तक भी बात समझ ये आ रही थी सियासी, लोगों को, ये सियासत है। हर कोई आप पलटू चाचा से सड़क छाप कब बन गए? प्रश्न तो ये है कि ये जो सिलसिला है ये होता हुआ, चलिए ठीक है, आपने राजनीति में अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ कदम उठाए जो उस स्तर से नीचे के थे जिस स्तर पे आपको लोग देखा करते थे, फिर भी उनके अंदर एक कौशल था। 2015 में उस उफान में, जब नरेंद्र मोदी का उफान चल रहा था, हर जगह वो जीतते चले आ रहे थे, उसमें बिहार में लालू और नीतीश से मिलकर उनको पटकनी दे दी थी। तो लोगों ने माना कि नीतीश के अंदर वो वक्त की नजाकत को पहचानने का मादा है, और इस कारण से उन्होंने वो वक्त चुना, और जीत तो वो नीतीश मोदी के साथ भी जाते, और मोदी नहीं चाहते थे कि वो भागें, ये बात भी सच है, हाल तक नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति अपनी अलग कर ली, और पिछड़ों की राजनीति में उन्हें अल्टीमेटली आना था। वो समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई राजनीति चलनी है तो वो पिछड़ों की राजनीति है, और उसको लेते हुए देखिए यहाँ तक वो आ गए। और जो जनगणना उन्होंने किया वो एक टेम्पलेट बन गया, और वो टेम्पलेट इस तरह से बना कि अब देख रहा हूं मैं हर राज्य में जातीय जनगणना की मांग, केंद्र के स्तर पर कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग कर दी, हर जगह कांग्रेस कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो देखिए उनकी जो मास्टरी थी वो तो यहां थी। पर हाल के दिनों की बस ये बातें आपको मैं बता रहा हूं। पटना जाने का अवसर मिला था तो किसी ने बताया कि मुख्यमंत्री ठीक है ना, स्वस्थ है ना। स्वस्थ तो दिखते ही थे, तो हमें कहा कि इसमें कहीं कोई शक की बात कहां से आती है। तो नहीं, कहीं से कोई जानकारी मिली कि बाहर आए और खड़े हो गए, और फिर कहाँ जाना है भूल गए, और फिर अंदर चले गए। तो ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। बहुत गंभीरता से हमने नहीं लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे, मतलब मैंने इस बार के प्रचार में भी देखा 2020 वाले में, कि वो मन से ही जनता पर नाराज हो जाया करते थे, और बहुत तेज आवाज में। तो मैंने देखा कि कहीं कुछ, मतलब उनके स्वभाव में चेंज तो नहीं आया है, पर ऐसा चेंज आया है। और ये चेंज है या कि सचमुच कुछ और बात है, मेरी कोई जानकारी नहीं है, पर एक निश्चित बदलाव उस व्यक्ति में हम देख रहे हैं जिसको हम गंभीरता के साथ एसोसिएट करते थे। और ये जो साथी हैं उनके लिए क्या भारी पड़ने वाला है। 24 का इलेक्शन अब कुछ ही महीने बचे हैं, 5 राज्यों में इलेक्शंस चल ही रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार का, जो कि एक बड़े नेता के तौर पर उस अलायंस को गढ़ने में उनकी जो भूमिका है हर कोई जानता है, कहां से शुरुआत की उन्होंने, किस तरह से सबसे मिलजुल कर बातचीत की। तो वो शुरुआत करने वाला नेता ही अगर इस तरह के बयान देगा तो क्या भविष्य जो है इस इंडिया अलायंस का खतरे में नहीं पड़ेगा? क्या बिल्कुल पड़ेगा। महिलाओं को और पिछड़े वर्ग के जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको लेकर ये 2 मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। राजनीति में बीजेपी इसको बिल्कुल भुनाएगी। बिल्कुल पड़ेगा, असर क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि एक मुख्यमंत्री के द्वारा अगर ऐसी बात कही गई है तो होगा क्या, जरा उस तरफ चलिए। अभी तो लोग यही सोच रहे हैं कि उन्होंने कह दिया, पर इसके कहने से हुआ क्या? थोड़े दिनों में बात सामने आएगी। बिल्कुल हुआ ये कि वो कन्वीनर पद की रेस में थे इंडिया गठबंधन के। क्या वो अब कन्वीनर बन सकते हैं? क्या कोई उनको समर्थन करना चाहेगा? जो चीज आसान हो सकती थी, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई उन्हें उस पद पे देखना चाहेगा, क्योंकि जब भी वो खड़े होंगे पीछे से वो आवाजें आने लगेगी कि अच्छा नीतीश जी आइए, कुछ इस तरह की बात। दूसरा कि जिस तरह से आपने सही कहा, दलित वर्ग से आने वाले जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल तुम तड़ाका जैसे किया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने ही बनाया था, वो भी छवि को नहीं सूट करता है। ये हमेशा लगा रहता था कि तेजस्वी तो डिप्टी सीएम ही हैं, सीएम तो नहीं हो पाएंगे जब तक के नीतीश बाबू हैं। अब तो ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में दोनों जीते तो नीतीश बाबू के रहते तेजस्वी बनेंगे सीएम,
क्योंकि आज की तारीख में जो गंभीरता तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं वो गंभीरता नीतीश जी नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतीश कुमार देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने बहुत से ऐसे नए काम किए जो बाद में लोगों ने किए और कहते हैं कि हमने शुरुआत की थी। जैसे मुफ्त में चीजों को लोगों को देना सरकारी खजाने से, ये शुरुआत नीतीश कुमार का किया हुआ है। आज बिजली पानी हाफ दिल्ली चल रहा है और पूरे राज्यों में अब तो चुनावी वो बन गया है, लेकिन मुझे याद है कि मुफ्त बस्ता, मुफ्त साइकिल, मुफ्त ड्रेस, मैट्रिक पास कर जाओगी बिटिया को इतना, इंटर करोगी इतना पैसा, ग्रेजुएशन हो जाएगा तो इतना पैसा, शादी करने के वक्त ये दिया जाएगा। ये तमाम चीजें राज्य के खजाने में एक 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 मद बनाकर योजना गढ़ के उस योजना के तहत दे देना। साइकिलें चला चला करके बिटिया स्कूल जा रही है, ये सिलसिला चल गया बिहार में 2005 से 2010 के बीच में, और ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन। वहां विदेशों से आकर के पत्रकारों ने लिखा इस बारे में, एक नई चीज दिख रही है कि छोटे छोटे शहरों से, और उसका असर आज दिख रहा है। बिहार में आपको सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल और उसके आसपास के स्तरों पर। वो उस वक्त स्कूल में थी, और आज नेशनल एवरेज जो है बिहार का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। तो ये उस वक्त की पढ़ाई का आज असर है कि वो बिटिया 20-22 साल की हो गई और वो फिर पुलिस भर्ती निकली तो 50%, कहीं 35% रिजर्वेशन, महिलाओं को ज्यादा रिजर्वेशन, ये सब नीतीश कुमार का किया हुआ है। उन्होंने अपने आप को जातीय आरक्षण में नहीं फंसाया, महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायतों में आरक्षण दिया। सर्वाइवल के लिए वो जाति पे आए, सर्वाइवल के लिए वो जाति पर आए, और आज उन्होंने 65% पारित किया है। पर ये वो नीतीश कुमार जो कि 15-18 सालों से मुख्यमंत्री, वो पहले भी तो इसे कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत बिहार को नहीं थी। बिहार को निवेश की जरूरत है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। सबसे कम नौकरियां तो वहां हैं, तो उसी कम नौकरी में अगर आप काट कूट कर रहे हैं कि इसे, आपके पास रुपए है 1 और उसी में 65 पैसे अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उससे क्या कल्याण होने वाला है? वहां आपको रुपए चाहिए 100, बिल्कुल, और 65 रुपए दीजिए आप, तब तो कल्याण होगा ना। तो आपके पास तो 1 ही रुपया, नौकरी है थोड़ी सी। बिहार के लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। पूरे भारत का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिवर्सिटीज में, IITs में, यूपीएससी में बिहार के लड़के पास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सिलिकॉन वैली में बिहार के लड़के अपनी क्षमता के दम पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। IITs में मैक्सिमम सिलेक्शंस हुआ करती हैं, बावजूद इसके आप उसी ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल बिहार के लिए नहीं कर पाए, और आप निवेश की व्यवस्था नहीं कर पाए, और अब जातीय राजनीति में अपने आप को उलझा लिया। और उसके बाद अब तो स्तर ये हो गया है कि आपसे महिलाएं भी नाराज हो गई, और अब आपसे दलित वर्ग को अच्छा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल, जिस तरह का तू तड़ाक किया है, दलित वर्ग छोड़ दीजिए, किसी भी वर्ग को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी भूल थी कि हमने तुम्हें, आपने नहीं बनाया। इस देश का लोकतंत्र है जिसने आपको बनाया, जिसने आपको बनाया, और फिर इसी लोकतंत्र ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, और यही लोकतंत्र होगा जो कल आपको हटा देगा, किसी तीसरे को बना देगा। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की बात करिए। अब ऐसा सब कुछ समझने के बाद भी नीतीश कुमार इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? क्यों आखिर उन्होंने वो बातें कहीं असेंबली के पटल पर महिलाओं से जुड़ी हुई जो उन्होंने कही? नो अमाउंट ऑफ लॉजिक जस्टिफाइज इट। जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनके पास शब्द नहीं है डिफेंड करने। ऐसी बातें कोई अपने दोस्तों यारों के बीच में बैठकर गपशप के लिए भी नहीं कर सकता, जिस तरह की बातें उन्होंने उस सम्मानित मंच पर कर दी। ओहदा है, उम्मीद है, और उन सब के बीच में ये मस्खरापन। और सॉरी टू से, बट मुझे ये लग रहा है कि सचमुच कहीं उन्हें किसी चिकित्सकीय मदद की जरूरत तो नहीं।
अब ये तो कौन ही बताए, खैर। लेकिन नीतीश कुमार अपने उस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपनी उस सियासी कारीगरी के लिए जाने जाते हैं जिससे उन्होंने अब तक सीएम की कुर्सी पकड़ कर रखी है, बहुत कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन अब जब उतार पर हैं वो, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं डैमेज तो करेंगी। आपको क्या लग रहा है, आप दर्शकों को क्या लगता है कि वो डैमेज कहां पर करेंगी? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।